नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 33 जिसका नाम है रिकवरी ऑफ डेप्ट डिटरमाइंड बाय ट्रिब्यूनल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। बेसिकली है क्या कि एक बार जब प्रोसीडिंग्स पूरी हो गई डीआरटी में और डीआरटी की तरफ से कोई ऑर्डर रिकवरी का जारी हो गया और रिकवरी ऑफिसर्स को वो ऑर्डर दे दिया गया, तो उसके बाद में क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरह से काम होता है, इन सभी को हम एक एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ डेप्ट। तो किस तरह से रिकवरी डेप्ट में होती है, डेप्ट की होती है इस एक्ट के थ्रू। जब रिकवरी सर्टिफिकेट एक बार इशू कर दिया गया सेक्शन 19 के हिसाब से, तो रिकवरी ऑफिसर को प्रोसीड करना होता है और रिकवर करना होता है जो भी अमाउंट रिकवरी सर्टिफिकेट में मेंशन हो। अब इसमें दो तीन तरीके हो सकते हैं इनसे, या तो अटैचमेंट या सेल करके जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अटैच करके या सेल करके उसको रिकवर करें, या फिर जो डिफेंडेंट है उसको अरेस्ट करें और उसको डिटेन करें, किसमें, प्रिजन में, जेल में डाल दें उसको, या फिर अपॉइंट करें एक रिसीवर को जो कि जितने भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफेंडेंट के जिसके अगेंस्ट में रिकवरी डिसीजन हुआ है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मूवेबल हैं या इमूवेबल हैं, उनके लिए किसी को रिसीवर को अपॉइंट करें जो उसको मैनेज करे। अब रिकवरी ऑफिसर जो है उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी ओन बाई डिफेंडेंट। जो भी डिफेंडेंट के पास प्रॉपर्टी है उनको रिकवरी ऑफिसर सेल कर सकते हैं। अरेस्ट करने की बात जहाँ तक आती है, जो अरेस्ट करने का प्रोविज़न है, हालांकि इसमें एक्ट में दिया हुआ है, लेकिन इसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी पर्सन को आप जेल में रखें इसलिए क्योंकि वो पॉवर्टी में है, गरीबी में है, या किसी वजह से इनेबिलिटी है, उसकी कोई जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से वो अपनी लायबिलिटी दे नहीं पा रहा है, अपना कर्जा लौटा नहीं पा रहा है, उसकी वजह से अगर किसी को जेल में रखते हैं तो ये क्या होगा, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, हमारे फंडामेंटल राइट है, तो उसका वायलेशन इसमें हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक कि इस बात के पूरे सबूत ना हो, इस बात के कम से कम फेयर एविडेंस ना हो कि ये जो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में रिकवरी ऑर्डर आया है वो क्या कर रहा है, जानबूझकर पैसा देना नहीं चाह रहा है या जानबूझकर इसमें अड़ंगा लगा रहा है, तो तब तक उसको गिरफ्तार ना किया जाए। अब बात आती है कि रिकवरी सर्टिफिकेट और की वैलिडिटी कितनी है और उसमें अमेंडमेंट के क्या प्रोसीजर्स हैं। तो रिकवरी सर्टिफिकेट जो है, रिकवरी सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो जो भी डिफेंडेंट है, एक बार जो डीआरटी ने ऑर्डर दे दिया और रिकवरी ऑफिसर के पास में वो ऑर्डर पहुंच गया, तो जो डिफेंडेंट है वो उसको डिबार कर दिया जाता है कि वो किसी तरह का इसमें डिस्प्यूट रेज करे। उसको डिस्प्यूट रेज करने की पावर नहीं है, और चाहे वो इस अमाउंट की ये कहना चाह रहा हो कि भाई इसमें जो अमाउंट है रिकवरी सर्टिफिकेट में वो सही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिकवरी ऑफिसर उसको इंटरटेन नहीं कर सकता। रिकवरी ऑफिसर ना तो वो पर्सन है, वो रिकवरी ऑफिसर के सामने कुछ जो रिकवरी सर्टिफिकेट की करेक्टनेस है कि वो सही है, गलत है, जो अमाउंट मेंशन है वो ठीक है, नहीं है, इन सब बातों को लेकर रिकवरी ऑफिसर से किसी तरह की जो है इशू रेज उनके सामने नहीं कर सकता, उनसे किसी तरह की गुंजाइश की उम्मीद नहीं रख सकता। साथ ही जो रिकवरी ऑफिसर है उनको भी ये पावर नहीं है कि वो इस तरह के इशू को क्या करें, इंटरटेन करें। तो इसीलिए अगर किसी पर्सन को अगर लगता है कि ऐसा कुछ गलती हुई है, उसमें ये ऑर्डर नहीं, तो वो इस तरह की जो वो है वो कहाँ जा सकता है, वो ट्रिब्यूनल के सामने रख सकता है इस बात को। हालांकि रिकवरी सर्टिफिकेट जो रिकवरी ऑफिसर हैं उनके सामने इस बात को नहीं रखा जा सकता, ना ही रिकवरी ऑफिसर इसको इस तरह के किसी ऑब्जेक्शन को एंटरटेन कर सकते हैं। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया है वो ऑथराइज्ड हैं, ही इज़ ऑथराइज्ड टू विदड्रॉ द सर्टिफिकेट और करेक्ट एनी क्लरिकल और अर्थमेटिक मिस्टेक। अगर किसी तरह की मान लीजिए मिस्टेक हो भी गई है तो इसको सही करने की पावर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की है, वो ऑथराइज्ड हैं, जिन्होंने उसको जारी किया है वही उसको ठीक कर सकते हैं। एक जो रूल है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर पार्टी रिव्यू कराना चाहती है जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने या रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया गया है, ऑन द ग्राउंड दैट द एरर इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ही कैन मेक एप्लीकेशन फॉर रिव्यू विद इन 60 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर ऑफ इशूइंग द सर्टिफिकेट। तो अगर किसी पार्टी को, यानी कि किसी के अगेंस्ट में रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुआ है और उसको ये लगता है कि नहीं ये अमाउंट जो इसमें मेंशन है, कोई किसी तरह का कोई क्लरिकल एरर है, कोई गलती अगर है, तो वो अगर इशू रेज करना चाहता है तो विद इन 60 days इसको इशू को रेज कर सकता है। सच एप्लीकेशन नीड्स टू बी सपोर्टेड बाई एफिडेविट बेरिंग द कंटेंट। तो एफिडेविट एक साथ में देना होगा। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट अपोजिट पार्टी इज गिवन नोटिस एंड हियरिंग बिफोर द एप्लीकेशन इज ग्रांटेड।
और अपोजिट जो पार्टी है जिसने ये सूट फाइल किया था, मान लीजिए बैंक हो सकता है कोई, तो उसको भी नोटिस दिया जाएगा और हियरिंग उसकी भी सुनवाई होगी पहले। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्टे एंड अमेंडमेंट फॉर रिकवरी प्रोसीडिंग एंड सर्टिफिकेट। इवन दो अ रिकवरी सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड बाय टू द रिकवरी ऑफिसर, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर मे ग्रांट टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट। हालांकि रिकवरी सर्टिफिकेट भले ही रिकवरी ऑफिसर को दे दिया हो, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जिन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी किया है, उनके पास अभी भी ये अथॉरिटी है, पावर है कि वो जो पेमेंट का टाइम है उसको क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम उसको दे सकते हैं। अगर इस तरह का कोई टाइम एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है तो रिकवरी ऑफिसर को स्टे करना होगा। जो प्रोसीडिंग है, उन्होंने जो रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर दी है उसको उस टाइम के लिए रोकना होगा अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द टाइम ग्रांटेड। मान लीजिए अगर 1 महीने का 2 महीने का टाइम अगर पार्टी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर और दे देते हैं तो उस टाइम में रिकवरी प्रोसीडिंग रिकवरी ऑफिसर के द्वारा शुरू नहीं की जाएंगी, या शुरू पहले की जा चुकी हैं तो उनको उस समय के लिए रोक दिया जाएगा। अगर if after recovery certificate is issued there is any payment by the defendant or any time is granted, the presiding officer has to keep the recovery officer informed। कोई भी अगर एक्स्ट्रा टाइम अगर दिया गया है डिफेंडेंट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, या फिर कुछ पैसा उसने जमा कर दिया है, ऐसे किसी भी केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्या करना है, उन्हें जो रिकवरी ऑफिसर हैं, रिकवरी ऑफिसर जो हैं, उनको इन्फॉर्म्ड रखना है इस बारे में, उनको इस बारे में जानकारी देते रहना है। अगर कोई ऑर्डर जो है वो पास किया गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल के द्वारा और उसको मॉडिफाई किया जाता है किसके द्वारा, अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा, चाहे तो उसमें रिकवरी सर्टिफिकेट में अमाउंट चेंज किया गया हो या फिर कोई और किसी तरह का चेंज किया गया हो, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ट्रिब्यूनल का, मान लीजिए कोई पर्सन को ऑर्डर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट में वो कहाँ चला गया, DR-80 में चला गया, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहाँ चला गया वो पर्सन, और वहाँ से कोई ऑर्डर में अमेंडमेंट हो गया, तो उस अमेंडमेंट को क्या करना है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको भी रिकवरी सर्टिफिकेट में उस तरह का अमेंडमेंट करना है, या फिर विड्रॉ करना पड़ेगा जैसे भी डिसीजन आया हो। जो भी DR-80 ने मान लीजिए अगर विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर DR-80 ने अमेंडमेंट का ऑर्डर दिया है तो इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर DRT के जो हैं उनको अपने जो रिकवरी सर्टिफिकेट है उसमें अमेंडमेंट करना होगा, जो भी कंडीशन हो उसके हिसाब से काम करना होगा। अब बाकी मोड्स क्या हो सकते हैं रिकवरी के, ये तो हमने जो नॉर्मल केसेस में देखे। इसके अलावा कुछ और मोड भी हो सकते हैं रिकवरी के, जैसे कि हमारा जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो हैं 226 IT एक्ट में उनको जो पावर्स मिली हुई हैं, वैसी ही पावर इसमें जो DRT का रिकवरी ऑफिसर हैं उनको भी मिली हुई हैं। और इसको पूरी तरह से बताया नहीं गया, पूरी तरह से इनके बारे में लिखा नहीं गया है इस लॉ में, बस सिंपली इतना कह दिया गया कि दीज पावर्स आर सिमिलर टू द पावर गिवन टू द टैक्स रिकवरी ऑफिसर अंडर सेक्शन 226 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इस तरह से कहा गया है, और ये पावर जो है सिमिलर हैं किसके, गार्निशी ऑर्डर की तरह। अब इसमें है क्या, बेसिकली गार्निशी ऑर्डर आपको पता ही है कि किस तरह की पावर, या इनकम टैक्स में जो होता है, इनकम टैक्स जो ऑफिसर हैं, रिकवरी ऑफिसर हैं, उनको इस तरह की पावर दी हुई होती हैं। यानी कि अगर जिस पर्सन से उन्हें रिकवरी करनी है, जिस पर्सन से मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं, उनके अगेंस्ट में कोई रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है और रिकवरी उनसे की जानी है किसी अमाउंट की, और उनका पैसा किसी बैंक में रखा हुआ है या किसी और पर्सन के पास रखा हुआ है, तो जो रिकवरी ऑफिसर हैं वो चाहें तो उस थर्ड पर्सन को, यानी कि मिस्टर बी, चाहे वो मिस्टर बी कोई बैंक भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या फिर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, तो अगर मिस्टर बी के पास मिस्टर ए का पैसा है और मिस्टर ए के खिलाफ में क्या है, रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उनसे पैसा रिकवर किया जाना है, तो जो रिकवरी ऑफिसर हैं वो डायरेक्टली मिस्टर बी से कह सकते हैं कि आपको जो पैसा मिस्टर ए को देना है, वो पैसा आप मिस्टर ए को ना देकर किसे दें, वो पैसा आप मिस्टर ए को ना देकर वो किसे दें, वो रिकवरी ऑफिसर को दें, है ना। इस तरह का ऑर्डर या नोटिस उनको दिया जा सकता है। और अगर वो उसको मानते नहीं हैं, अगर वो मिस्टर बी उस ऑर्डर मिलने के बाद भी, नोटिस मिलने के बाद भी और उसको नहीं मानते हैं, तो उसमें फिर वो उनकी भी लायबिलिटी फिक्स की जा सकती है। इफ एनी अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन टू द डिफेंडेंट, द रिकवरी ऑफिसर मे आस्क सच पर्सन बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू पे अमाउंट टू द रिकवरी ऑफिसर एंड नॉट टू द डिफेंडेंट। तो जो भी पैसा है वो डिफेंडेंट को ना देकर रिकवरी ऑफिसर को दिया जाए, इस तरह का नोटिस जो रिकवरी ऑफिसर हैं वो दे सकते हैं किसी ऐसे पर्सन को।
और ये ऑब्लिगेटरी है उस पर्सन के पार्ट पे कि उसको वो पैसा फिर रिकवरी ऑफिसर को ही देना होगा। When such notice is issued to bank, post office, financial institutions or an insurer, it shall not be necessary to produce any passbook. अब इस तरह का अगर कोई ऑर्डर जो है वो किसको इशू किया जाता है, अगर बैंक को इशू किया जाता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी पोस्ट ऑफिस को, तो वहाँ उनको किसी तरह के प्रूफ की ज़रूरत देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पासबुक हो गई, डिपॉजिट रिसिप्ट है, पॉलिसी है, तो इस तरह की किसी चीज़ की प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कोई व्हेन सच नोटिस व्हेन द नोटिस सेड अबव इज इशूड इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी, एनी क्लेम मेड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंट टू द नोटिस इज वॉइड। तो अगर इस तरह का जो नोटिस है वो किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में दिया गया है, अगर कोई नोटिस जारी किया जाता है या कोई क्लेम किया जाता है, जो नोटिस किसी इसमें प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई क्लेम है, तो इस तरह का नोटिस जब दे दिया जाता है, उसके बाद में जो भी हुआ हो उस वहाँ पर सब्सिक्वेंटली कोई भी जो भी ट्रांजेक्शन किसी तरह का अगर हुआ है तो वो क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा अपने आप ही। साथ ही ये प्रोविजन किस पे अप्लाई होंगे, ऑल्सो अप्लाई टू द पर्सन हु इज होल्डिंग एनी मनी फॉर और एन अकाउंट ऑफ द डिफेंडेंट इन केस there is joint holding, then the equal share of the joint holder are presumed unless contrary is proved. A copy of notice will be sent to defendant and also to all the joint holder. तो इस तरह का जो होगा केस अगर होगा, मान लीजिए किसी का जॉइंट अकाउंट है बैंक में, एक पर्सन तो मिस्टर ए हो गए जिनके खिलाफ में क्या है, रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है, डिफेंडेंट जो हो गए, एक कोई मिस्टर बी है, कोई दूसरे पर्सन है जो जिनका उनके साथ में जॉइंट अकाउंट है। तो अगर बैंक में नोटिस दिया जाएगा और उन दोनों पर्सन को नोटिस दिया जाता है, डिफेंडेंट को भी दिया जाएगा और जो उनके साथ में जिसका जॉइंट अकाउंट है उसको भी दिया जाएगा। और इसमें क्या है, जॉइंट होल्डिंग के केस में ये माना जाएगा कि क्या, कि उनका जो जॉइंट होल्डर हैं, तो जो भी अमाउंट वहाँ पर अवेलेबल है उस अकाउंट में, उसमें दोनों बराबर के भागीदार हैं, यानी कि उसमें जो अमाउंट है वो दोनों का आधा आधा है, अनलेस कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड। अनलेस क्या, कि कोई ऐसे एविडेंस हैं जहाँ पर ये प्रूफ हो रहा हो कि ये बराबर के हिस्सेदार नहीं है, एक का ज़्यादा एक का कम है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको बराबर का हिस्सेदार उस अमाउंट में माना जाएगा। If any person receiving the notice from the recovery officer is not liable to pay or is not holding anything on behalf of defendant, अब मान लीजिए कोई पर्सन को रिकवरी ऑफिसर ने क्या किया, नोटिस भेजा कि आपके पास जो इस पर्सन के कोई मिस्टर ए हैं, उनके जो जिसके खिलाफ में जो डिफेंडेंट हैं, जिनके खिलाफ में रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया गया है, तो उनके कोई अमाउंट है, उसके लिए नोटिस जारी किया गया है। तो वो जिस पर्सन को नोटिस मिला है वो ये कह सकता है कि भाई मेरे पास उस पर्सन का कोई भी पैसा नहीं है। अगर उनके पास एक्चुअल में किसी तरह का कोई अमाउंट ड्यू नहीं है, कोई मिस्टर बी है और वो कह देते हैं कि भाई ए का रिकवरी सर्टिफिकेट है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास मिस्टर ए के कोई भी पैसा नहीं है, तो इसीलिए मैं उस कौन सा पैसा आपको लौटाऊं, वो रिकवरी ऑफिसर से इस तरह से कह सकते हैं। तो अगर वो ऐसा कहते हैं कि मैं किसी तरह की होल्डिंग मेरे पास नहीं है डिफेंडेंट की जिसको मैं लौटाऊं, और मैं किसी तरह से लायबल नहीं हूँ, लायबल टू पे नहीं हूँ, तो देन ही हैज़ टू ऑब्जेक्ट द नोटिस स्टेटिंग सच स्टेटमेंट ऑन ओथ। तो उन्हें क्या करना होगा, इस बारे में स्टेटमेंट ऑन ओथ देना होगा। हाउएवर, अगर बाद में ये पता लगता है कि वो जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया था, एक्चुअल में उनके पास जो डिफेंडेंट है उसके कुछ अमाउंट था, लेकिन उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया कि मेरे पास उस पर्सन का कोई अमाउंट नहीं है, उसको अटैचमेंट नहीं कर सकता, तो ऐसा अगर सामने आता है बाद में, तो वहाँ पर क्या है, उनकी भी लायबिलिटी फिक्स की जा सकती है, कितनी, जितनी जो भी अमाउंट उनके पास हेल्ड किया हुआ था उतनी, या फिर डिफेंडेंट की जो लायबिलिटी है उनमें से जो भी कम हो उतने अमाउंट तक की लायबिलिटी उस पर्सन की भी फिक्स की जा सकती है। If any court holds money belong to the defendant, the recovery officer may apply to the court for payment to him the money to discharge the amount due. और कोई कोर्ट है, अगर वो कोई डिसीजन लेती है कि कहीं पे कोई जो पैसा है वो किसको बिलोंग करता है, वो डिफेंडेंट को बिलोंग करता है, कहीं पे कोई पैसा अवेलेबल है, तो जो रिकवरी ऑफिसर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट से ये कह सकते हैं कि वो जो पैसा है वो उन्हें दिलवाया जाए, ताकि जो डेप्ट हैं उनको सेटल किया जा सके। अब कोई पर्सन अगर रिकवरी ऑफिसर को पेमेंट करता है, जैसे कि नोटिस सर्व किया गया उसके बाद में वो पेमेंट करता है रिकवरी ऑफिसर को, तो वहाँ पर उनको क्या दी जानी चाहिए, उनको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दी जानी चाहिए। और वो पर्सन, एक बार उसको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दे दी गई, उसके बाद में पर्सन जो है वो नॉट लायबल एंड इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट पेड टू द रिकवरी ऑफिसर।
और वो जो पर्सन है मिस्टर बी जो है, जिनके पास पैसा था मिस्टर ए का, डिफेंडेंट का, तो वो क्या है, एक बार उन्होंने अगर पैसा पे कर दिया, उसके बदले में उन्हें सर्टिफिकेट, वो रिसिप्ट भी मिल गई, तो वो उस अमाउंट से, उस लायबिलिटी से क्या हो जाएंगे, उस लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। उन्हें फिर कोई मतलब नहीं कि ठीक है भाई, मेरे पास जो था वो मैंने आपको दे दिया, इतना पैसा इसका बनता था, मेरे पास था, जो एज पर नोटिस मैंने आपको दे दिया, अब मेरी इसमें कोई भी लायबिलिटी नहीं है। अब कोई पर्सन है, मान लीजिए उनको अगर नोटिस मिलता है, रिकवरी नोटिस मिलता है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, फेल टू पे टू द रिकवरी ऑफिसर, यानी कि उनके पास कोई पैसा था डिफेंडेंट का, कोई थर्ड पार्टी है मिस्टर बी है जिनके पास पैसा था मिस्टर ए का, जो डिफेंडेंट हैं, जिनके खिलाफ में रिकवरी नोटिस सर्टिफिकेट जारी किया गया है, तो वो क्या करते हैं, वो फेल कर देते हैं, यानी कि नोटिस मिलने के बाद भी पेमेंट रिकवरी ऑफिसर को नहीं करते हैं। उस केस में क्या होगा, ही इज डीम्ड टू बी डिफेंडेंट इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड इन द नोटिस। तो उसमें यह माना जाएगा कि वो भी इस जो डिफॉल्ट है उसमें शामिल हो जाएंगे, यानी कि वो भी उसी कैटेगरी में, डिफेंडेंट की कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। और रिकवरी ऑफिसर जो है उनके पास पावर है कि वो किसी भी स्टेज पे ऑर्डर कर सकते हैं रिकवरी सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन, टू रिक्वायर एनी पर्सन अगेंस्ट हुम रिकवरी सर्टिफिकेट इशू टू डिक्लेयर ऑन एफिडेविट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज एसेट। और वो कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं कि जिनके खिलाफ में क्या है, रिकवरी सर्टिफिकेट इशू है जिस पर्सन के अगेंस्ट में, वो क्या करे, वो अपनी एसेट्स को डिक्लेयर करे, अपने एसेट्स के बारे में बताए, एफिडेविट दे। और अगर डिफेंडेंट जो है वो कंपनी है, तो इस तरह की जो ऑर्डर है वो किसको, ऑफिसर को इशू किया जाएगा, सो डिक्लेयर दैट द एसेट ऑफ द कंपनी, ताकि वो कंपनी के एसेट्स वगैरह बता सकें। दूसरा, रिकवरी ऑफिसर जो है उनके पास पावर होती है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी बाय डिस्ट्रेंट एंड रिकवर द अमाउंट इन द सेम मैनर एज लेड डाउन इन द थर्ड शेड्यूल। तो बेसिकली रिकवरी ऑफिसर हैं, उनके पास में पावर है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी को भी उस अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो प्रोविजन जो है सेक्शन 29 में, वो कुछ सेक्शन जो हैं इनकम टैक्स के जो हैं उससे लिए गए हैं, उस तरह के हैं। फॉर इट इफेक्टिव पर्पज टू अवॉइड एनी रिपीटिशन इन द एक्ट, इट इज स्टेटेड दैट दिस प्रोविजन विल बी अप्लाई एज इफ प्रोवाइडेड इन द एक्ट एंड रूल्ड फ्रेम्ड अंडर देयर अंडर। तो इसमें दोबारा से वही सारे प्रोविज़न लिखने के बजाय ये कह दिया गया है कि ये इस तरह के प्रोविज़न है, जैसे कि कहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में दिए हुए हैं। तो दिस ऑल्सो मेक्स पॉसिबल फॉर एनी अमेंडमेंट मेड इन द इनकम टैक्स एक्ट टू दोज प्रोविजन विल ऑटोमेटिकली बीन एप्लीकेबल फॉर दिस एक्ट विदाउट बीइंग रिक्वायर्ड टू अमेंडेड इन दिस एक्ट। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी अगर मान लो इस सेक्शन के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें अगर कोई बदलाव इनकम टैक्स एक्ट में होता है, तो वो डायरेक्टली क्या है, वो चेंजेस डायरेक्टली डीआरटी एक्ट के अंदर भी आ जाएंगे, उनमें किसी तरह से अलग से कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिकवरी ऑफिसर। तो रिकवरी ऑफिसर को पावर दी गई है सेक्शन 25 और 28 में टू रिकवर द अमाउंट मेंशन इन द रिकवरी सर्टिफिकेट, कि रिकवरी सर्टिफिकेट में जो अमाउंट मेंशन है उसको वो रिकवर करें। कई तरह से वो रिकवर, अलग अलग वे से रिकवर कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। अब सेक्शन 26 में कहा गया है कि डिफेंडेंट जो है वो कोई भी तरह का क्वेश्चन या डिस्प्यूट रिकवरी ऑफिसर के सामने नहीं कर सकता अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अमाउंट मेंशन ऑन द रिकवरी सर्टिफिकेट। वो ये नहीं कह सकता कि रिकवरी सर्टिफिकेट पे तो ये 1 लाख रुपए लिखा गया है, लेकिन मेरा ड्यू तो केवल 10,000 रुपये का था या 50,000 रुपये का था, इसमें जो अमाउंट लिखा गया है वो गलत है, इतना तो मेरे ऊपर कर्जा था ही नहीं। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है वो रिकवरी ऑफिसर के सामने डिस्प्यूट जो है रखा नहीं जा सकता। व्हेन द रिकवरी ऑफिसर अटैचेज एंड सेल द प्रॉपर्टी, इट इज पॉसिबल दैट द थर्ड पार्टी। अब इसमें एक सिचुएशन आ सकती है कि जब रिकवरी ऑफिसर अपनी रिकवरी के टाइम पे किसी प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी का उसमें इंटरेस्ट है, यानी कि जिसके जो डिफेंडेंट है उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन है जिसका उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट है, तो वो भी इफेक्ट हो सकता है, उसको भी कुछ परेशानी आ सकती है। तो वहाँ पर क्या है, सेक्शन 30 जो है वो ये कहता है कि ऐसा कोई पर्सन जिसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है या जिसको किसी तरह की कोई परेशानी आएगी, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी अपील कर सकता है। और 30 दिन के अंदर अंदर अपील करना है उसको। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर रिकवरी ऑफिसर में अपील विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अपील करना है ट्रिब्यूनल के सामने। और 30 दिन कब से गिने जाएंगे, जब उसके पास ऑर्डर की कॉपी रिसीव हो गई है।
तो ट्रिब्यूनल को क्या है, उसको सुनना है, इंक्वायरी अगर ज़रूरी समझे तो इंक्वायरी उसमें करा सकते हैं। उसके बाद में जो रिकवरी ऑफिसर को जो ऑर्डर दिया गया है वो या तो कंफर्म हो सकता है कि नहीं इसकी जो अपील थी वो सही नहीं है, आप अपनी जो कार्रवाई है उसको जारी रखें, या फिर कोई किसी तरह का मॉडिफिकेशन उसमें किया जा सकता है ऑर्डर में, या फिर उसको सेट असाइड किया जा सकता है, एज द केस में भी, जैसा भी वो उचित समझें। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। अब जो भी केसेस पेंडिंग थे, जब DRT एक्ट अप्लाई हुआ उस समय जो भी केसेस पेंडिंग थे, ऑल द सूट और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर सिविल कोर्ट के सामने थे, व्हेन वेयर द ट्रिब्यूनल हैज जुरिडिक्शन सिंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन स्टैंड ट्रांसफर टू द ट्रिब्यूनल। अब मान लीजिए किसी एरिया में जो ट्रिब्यूनल अगर खुल गया, ट्रिब्यूनल अगर वहाँ इस्टेब्लिश हो गया, मतलब वहाँ पर ट्रिब्यूनल ने काम करना शुरू कर दिया, तो जो भी ऐसे केसेस हैं जो ट्रिब्यूनल के पावर के हैं और वो कहाँ चल रहे हैं, वो अगर चल रहे हैं सिविल कोर्ट में, तो वो उनको ऑटोमेटिकली ये समझा जाएगा कि वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, किसमें, वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं ट्रिब्यूनल में। नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इन केस ऑफ डिक्री और ऑर्डर। तो कोई किसी कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर है और वो पास कर दी गई थी, और वो उसको क्या किया जा सकता है, किसी कोर्ट ने कोई डिक्री या ऑर्डर पास किया था, कब, बिफोर, जब तक DRT एक्ट आया नहीं था या वहाँ पर DRT इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो उससे पहले कोई ऑर्डर या डिक्री पास हुई है और बाद में वहाँ पर DRT जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, ट्रिब्यूनल काम करना शुरू, तो उस केस में क्या होगा, जो ट्रिब्यूनल है उनके पास ये पावर है कि वो क्या करें, उनको डायरेक्टली क्या करना है, उसमें रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर देना है बेस्ड ऑन डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट। तो उसमें सीधे सिविल कोर्ट की डिक्री के हिसाब से रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर देना है, उनमें दोबारा से उनको नए तरीके से प्रोसीडिंग्स करने की, सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। जो भी चेयरपर्सन हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं ट्रिब्यूनल के, रिकवरी ऑफिसर हैं, और जो दूसरे ऑफिसर हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के, वो सभी क्या माने जाएंगे, वो सभी माने जाएंगे कि वो क्या हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो ये सभी जो कर्मचारी अधिकारी जो हैं, जो ट्रिब्यूनल में और अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो हैं, उन सभी को क्या माना जाएगा, उन सभी को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21, सेक्शन 21 के अंदर। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कोई भी एक्शन अगर गुड फेथ में लिया गया है तो उसमें उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा। इस एक्ट के अंदर में जो भी एक्शन जो है वो मान लीजिए रिकवरी ऑफिसर के द्वारा जो लिए गए हैं, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, या चेयरपर्सन के द्वारा, तो वो अगर लिए गए हैं तो उसमें अगर गुड फेथ में लिए गए हैं तो उनको किसी तरह का सूट या प्रोसिक्यूशन या कोई और प्रोसीडिंग वो है वो नहीं चलेंगी। द प्रोटेक्शन इज गिवन सो दैट द अथॉरिटी कैन फंक्शन। तो इस प्रोटेक्शन बेसिकली दिया इसीलिए गया है कि ये सभी अथॉरिटी क्या हैं, पूरी तरह से खुल के काम कर सकें बिना किसी डर के, कि उन्हें ये डर ना हो कि मैंने अगर ये किया और बाई चांस अगर कुछ इसमें को बाद में कुछ और चीज़ें निकल के आई तो पता लगा मेरे खिलाफ ही सूट फाइल हो जाए, पर्सनल कैपेसिटी में मेरा ही कुछ नुकसान हो जाए। तो इस तरह का डर उनके अंदर ना रहे, इसीलिए उनको फ्री हैंड दिया गया है, ताकि अगर आप गुड फेथ में काम करोगे तो आपका किसी तरह से आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के बारे में ये है कि इस एक्ट का जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, यानी कि किसी और कानून में कोई बात कही गई है और इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर जो बात कही गई है, अगर उनमें कोई कंट्राडिक्शन होगा, कहीं पर उनमें कुछ डिफरेंस आता है, तो उस केस में क्या है, जो DRT की जो चीज़ है, DRT के जो बातें हैं वो क्या करेंगी, वो ओवरराइड करेंगी, इसके प्रोविज़न जो हैं वो ओवरराइड करेंगे, वो चीज़ें मानी जाएंगी। जैसे कि जो DRT का है उसमें DRT एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो कहीं ना कुछ प्रोविज़न उनमें से जो हैं वो कंपनी लॉ जो है हमारा, कंपनी एक्ट जो है 1956 उसके जो प्रोविजंस हैं उनमें कुछ इनकन्सिस्टेंसी है, यानी कि उन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, एक जैसे नहीं है। तो उनमें जहाँ पर इस तरह का कन्फ्लिक्ट आता है, इनकन्सिस्टेंसी होती है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो DRT एक्ट के प्रोविज़न हैं वो ओवरराइड करेंगे। अब साथियों बात आती है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, वैसे तो इसमें बहुत सारी कहानी दी हुई है, आप इसको
पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज और हो सकते हैं। लॉ की लैंग्वेज में इसमें पूरा दिया हुआ है। ये बेसिकली क्या है, एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, जहाँ पर क्या था, एक ट्रेवनकोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस था जिसमें डिसीजन लिया गया था, जहाँ पर क्या था, अब इसकी कहानी इस तरह से है कि बैंक ने क्या किया था, बैंक ने पहले DRT एक्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके बाद में बैंक ने साथ ही जो हमारा सरफेसी एक्ट है उसके थ्रू भी कार्रवाई करनी चाहिए, और उसके थ्रू सरफेसी एक्ट के थ्रू जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी IP जो है वो सेल करना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो एग्रीड पार्टी थी, जो ट्रेवनकोर थे, MS ट्रेवनकोर, जिनसे रिकवरी होनी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि बैंक ने DRT से परमिशन नहीं ली है या DRT से अपना केस विड्रॉ नहीं किया है, तो वो हमारे खिलाफ सरफेसी के थ्रू नहीं जा सकते। यानी कि जब आप ऑलरेडी DRT में आपका केस चल रहा है, DRT में आपका वो चल रहा है, रिकवरी की प्रोसीडिंग करवा रहे हैं, तो फिर आप सरफेसी के अंडर क्यों आए, और सरफेसी के अंडर आपने वहाँ से पहले DRT से विड्रॉ नहीं किया, लीव नहीं किया, और यहाँ परमिशन नहीं ली, और यहाँ पर आप सरफेसी के थ्रू भी रिकवरी के लिए आए हैं, तो ये चीज़ जो है वो गलत है। तो अब इसमें हुआ क्या था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डिसीजन दिया था, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि withdrawal of the original application before the DRT under the DRT Act is not a precondition for taking recourse to the SARFAESI Act। तो इसका आप ध्यान रखें, बाकी सारे तो पूरा इसका कहानी है। ये है कि ओरिजिनल जो एप्लीकेशन है DRT के अंदर, उसको विड्रॉ करना क्या है, एक प्री कंडीशन नहीं है कि ये आपको करना ही होगा तभी आप सरफेसी एक्ट के अंदर जाएंगे। तो ऐसी कोई प्री कंडीशन नहीं है कि पहले आप DRT से विड्रॉ करो उसके बाद ही आप सरफेसी में काम कर सकते हो। तो इस तरह की कोई प्री कंडीशन नहीं है। और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उनके ऊपर, उनके डिस्क्रिशन के ऊपर है कि चाहे तो वो जब भी दूसरे एक्ट के अंदर जब जाते हैं तो या तो वो विड्रॉ कर लें, अप्लाई फॉर लीव करें जहां उनको सही लगता है, और चाहे वो ना करें, ये उनकी मर्जी के ऊपर है। तो DRT में जो केस चल रहा है वो चाहें तो उस सरफेसी के अंदर भी जाके प्रॉपर्टी सेल करने का काम कर सकते हैं। तो ये जो जजमेंट जब आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में ये जो कंट्रोवर्सी थी वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई, और इसको बाद में कोई किसी तरह की बात नहीं उठी। तो बेसिकली था यही इसमें कि कोई भी बैंक जो है, अगर वो एक एक्ट के थ्रू या DRT के थ्रू मान लो अगर रिकवरी की प्रोसीडिंग चला रहा है, तो क्या वो सरफेसी के थ्रू भी साथ में बाद में अगर उन्हें ज़रूरी लगता है ऐसा कि सरफेसी के थ्रू हमारा जल्दी रिकवरी हो सकती है, तो क्या ऐसा वो कर सकते हैं बिना DRT से परमिशन या बिना DRT से अपना केस विड्रॉ किए हुए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पर वो कर सकते हैं, और ये उनके डिस्क्रिशन के ऊपर है। पावर टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर होती है कि वो किसी तरह की जो भी इनकी जो प्रोविजंस हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी रूल वगैरह बना सकते हैं। दोज रूल्स आर रिक्वायर्ड टू बी नोटिफाइड एंड प्लेस्ड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो कोई भी रूल अगर इनके DRT या DRAT के बारे में बनेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और उसको क्या होना होगा, उनको दोनों हाउस के सामने नोटिफाइड कराना होगा, उनको रखना होगा। द पार्लियामेंट में एक्सेप्ट द रूल और में मॉडिफाई द सेम। तो पार्लियामेंट चाहे तो उनको रूल को ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले या फिर उनको मॉडिफाई कर ले। तो इसके साथ ही साथियों ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा, और DRT के और DRAT के जो भी जो जितनी भी चैप्टर्स थे वो हमारे सारे इसमें इसके साथ ही ख़त्म होते हैं, फिनिश होते हैं। अब इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं कुछ एक, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे पहला हमारा ट्रू फॉल्स है, रिकवरी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर DRT कैन अटैच एंड सेल मूवेबल एज वेल एज immovable property of the person against whom order is passed if the property is not charged to the creditor। अब ये कहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है वो उस पर क्रेडिटर का चार्ज नहीं है, बैंक का चार्ज नहीं है, बैंक के पास वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, लेकिन चूंकि DRT ने ऑर्डर रिकवरी का जारी कर दिया है तो रिकवरी ऑफिसर जो हैं वो क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, अपना ड्यूज जो है वो रिकवर करने के लिए। तो ये बात ये साथियों ट्रू है, जो रिकवरी ऑफिसर हैं वो ऐसा कर सकते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं भी है बैंक के पास में, बैंक का चार्ज नहीं भी है, उससे भी रिकवरी ये कर सकते हैं। द डिफेंडेंट कैन रेज अ प्लिया बिफोर द रिकवरी ऑफिसर अबाउट करेक्टनेस ऑफ द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड। तो जो डिफेंडेंट है यानी कि जो जिसके अगेंस्ट में रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया गया है, वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो रिकवरी ऑफिसर के सामने अपनी बात रख सकते हैं कि जो भी अमाउंट जो है रिकवरी सर्टिफिकेट में है वो सही नहीं है, इस तरह की बात कह सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों ये फॉल्स है, ये हमने देखा था कि रिकवरी ऑफिसर के सामने इस तरह की बात नहीं की जा सकती है, ना ही रिकवरी ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस तरह के किसी भी इशू को एंटरटेन करे। इस तरह की बात कौन सुन सकता है, केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही सुन सकते हैं जिन्होंने ये रिकवरी सर्टिफिकेट
जारी किया है। नेक्स्ट हमारा आता है इफ द रिकवरी सर्टिफिकेट हैज़ क्लरिकल और अर्थमेटिक मिस्टेक हु डैश कैन करेक्ट द सेम। तो अगर कोई क्लरिकल या अर्थमेटिक मिस्टेक है रिकवरी सर्टिफिकेट में, कौन सही कर सकता है? तो हमने पहले भी पढ़ा था, 2-3 बार पढ़ चुके हैं सेम। इसमें साथियों जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं ट्रिब्यूनल के, उनके पास ही पावर है इसको सही करने की। इन्होंने ही इशू ही किया है और वो भी सही भी करने की पावर उनके पास ही है। रिकवरी ऑफिसर जो है उनके पास इस तरह की कोई भी पावर नहीं होती है। फॉर रिकवरी ऑफिसर कैन अडॉप्ट द सेम मेथड एज अडॉप्टेड बाय रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसकी रिकवरी के लिए, उस अमाउंट की रिकवरी के लिए हमारे जो रिकवरी ऑफिसर हैं वो सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसा कि इनकम टैक्स के अंदर रिकवरी में किए जाते हैं। तो ये सही है या गलत है? ये साथियों बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा भी था कि कई सारे जो प्रोविज़न है वो इनकम टैक्स एक्ट के जो इस यहाँ पर DRT में लागू होते हैं, और उसी तरह से रिकवरी, चाहे वो ऑर्डर गार्निशी ऑर्डर की तरह ऑर्डर इशू करना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं किससे? जो इनकम टैक्स में रिकवरी के मेजर्स हैं, उनके जो मेथड्स हैं उनसे सिमिलर हैं। रिकवरी ऑफिसर कैन आस्क द डिफेंडेंट टू फर्निश बाय एफिडेविट पर्टिकुलर्स ऑफ हिज एसेट। तो ट्रू है या फॉल्स है? तो ये साथियों बिल्कुल ट्रू है। हमने देखा था कि रिकवरी ऑफिसर है, उनके पास ये पावर है। अगर वो चाहें तो जो डिफेंडेंट है उनसे ये कह सकते हैं कि आप एक एफिडेविट दो, किसके रिगार्डिंग? आपके पास जो भी एसेट्स हैं उनके बारे में बताओ। और ये भी था कि अगर वो मान लीजिए डिफेंडेंट जो है वो कोई कंपनी है, वो इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, कोई कंपनी है, तो वहाँ पर क्या है, इस तरह का जो नोटिस है वो किसको दिया जाएगा? वो वहाँ पर कोई जो ऑफिसर, कंसर्न ऑफिसर होगा उसको दिया जाएगा, ताकि वो कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर कर सके। नेक्स्ट हमारा कंपनी इज अंडर वाइंडिंग अप प्रोसेस, वेदर हाई कोर्ट परमिशन इज रिक्वायर्ड टू अ बैंक टू प्रोसीड अगेंस्ट इट बिफोर DRT। तो एक कोई कंपनी है जो क्या है, वाइंडिंग अप प्रोसेस में है, तो वहाँ पर क्या हाई कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी बैंक को, तो ताकि वो DRT में जा सके? तो ऐसा नहीं है। हमने साथियों भी पढ़ा था कि DRT जो है क्या है, DRT के एक्ट में जो प्रोविज़न है वो कैसे हैं, ओवर राइडिंग है, वो है ओवर राइडिंग। तो कंपनी लॉ में चाहे जो भी चल रहा हो, अगर वो DRT से कन्फ्लिक्ट करता है, DRT एक्ट के प्रोविज़न जो है वहाँ पर अगर उनमें इनकन्सिस्टेंसी है, तो वहाँ पर DRT एक्ट के जो प्रोविज़न है वो ही क्या करेंगे, वो प्रिवेल करेंगे। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसमें सही है, नो एज द DRT एक्ट बीइंग अ स्पेशल लॉ हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर लॉज। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन विल कम इनटू प्ले, 7 नंबर है। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन जिसकी हमने बात की थी वो उसका कब पिक्चर में आएगा? तो इसमें ऑप्शंस हैं साथियों, व्हेन देयर एग्जिस्ट 2 और मोर रेमेडीज, जब 2 से ज़्यादा रेमेडी होंगी तब आएगा। व्हेन देयर आर इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन द रेमेडीज, अब जो रेमेडी हैं उनके बीच में क्या है, इनकन्सिस्टेंसी है, एक जैसे नहीं है। थर्ड है व्हेन देयर इज अ चॉइस अवेलेबल टू द पार्टी टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ देम, यानी कि किसी भी जब पार्टी है, जो बैंक या जो भी जिसको रिकवरी कराना है, तो उसके पास ऑप्शन है कि इनमें से कौन सी चॉइस को अवेल करें। व्हेन ऑल द एफोर्टसेड एलिमेंट आर टू बी प्रेजेंट इन अ केस, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। जब ये तीनों केस होंगे, जब ये तीनों चीज़ें होंगी, तभी हमारा क्या आएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन विल कम इन टू प्ले, यानी कि 2 से ज़्यादा रेमेडी, 2 या 2 से ज़्यादा रेमेडी अवेलेबल हैं रिकवरी के लिए, उनमें क्या है, थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसीज हैं, यानी कि वो उनमें जो नियम कानून है थोड़े अलग हैं। तीसरा क्या है, पार्टी के पास चॉइस है, यानी कि जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास चॉइस है कि वो चाहे DRT में जाएं, चाहे सरफेसी में जाएं। तो इस तरह की अगर चॉइसेस भी हैं, तो अगर ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन विल कम इन टू प्ले। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। तो इसके साथ ही साथियों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।